हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन NBGSM कॉलेज सोहना। स्टूडेंट्स, हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था ओलिगोपोली मार्केट, और ओलिगोपोली मार्केट के अभी तक हम 4 क्लासेस की स्टडी कर चुके हैं। आज की हमारी 5th क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम 2 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्राइस डिटर्मिनेशन इन नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली। दूसरा टॉपिक हमारे पास होगा प्राइस रिजिडिटी, स्वीजीज किंग डिमांड कर्व, कि जो स्वीजी का किंग डिमांड कर्व है वो क्या होता है, कीमत दृढ़ता क्या होती है, इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है, वो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आएगा वो है आपका इंडिपेंडेंट प्राइसिंग क्या होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र कीमत निर्धारण, जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी टॉपिक को हम बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन इन नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली। देखिए, जब हम ओलिगोपोली मार्केट की बात करते हैं तो इसको हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है कोलेसिव ओलिगोपोली। कोलेसिव ओलिगोपोली को हम हिंदी में बोलते हैं गठबंधन ओलिगोपोली मार्केट, यानी कि अल्पाधिकार बाजार। और दूसरा हमारे पास होता है नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली मार्केट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गैर गठबंधन अल्पाधिकार बाजार। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां पर अगर हम बात करें कि कोलेसिव ओलिगोपोली के अंदर, तो अगर आपके पास 2 फर्म है, एक ए और एक है हमारे पास बी फर्म, तो ये दोनों क्या है, एक एग्रीमेंट कर लेती हैं और ये मिलके दोनों काम करती है। दोनों मिलके काम करेंगे तो एक फर्म जो पूरी मार्केट को लीड करती है और वही प्राइस का डिसीजन भी लेती है। बट जब हम बात करते हैं नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली की, तो इसका सिंपल मीनिंग यह है कि यहाँ पर जो भी आपके पास फर्में होंगी, चाहे आपके पास ए फर्म है, फिर आपके पास बी है, या आपके पास सी फर्म है, ये सभी जो अपने डिसीजन है वो इंडिपेंडेंटली लेती है, यानी कि अपने बेस के ऊपर ये यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि इन्हें किस प्रकार से कीमत का निर्धारण करना है, इनका जो आउटपुट है, उत्पादन है, वो किस लेवल पे होगा। तो इन सभी का जो डिसीजन है इंडिपेंडेंटली, यानी कि आत्मनिर्भरता के तौर पर ये लेती हैं। अब हम समझ के देखते हैं कि नॉन कोलेसिव जो ओलिगोपोली है, जिसको हम गैर गठबंधन अल्पाधिकार बोलते हैं, इसके अंदर वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें कि कोई ए फर्म है और ये ए जो फर्म है वो होमोजीनियस जो है गुड्स का प्रोडक्शन करती है। होमोजीनियस गुड्स को हम हिंदी में बोलते हैं समरूप वस्तु, कि ये किसी भी समरूप वस्तु का उत्पादन करती है और उसको बाजार में बेचेगी। तो यहाँ पर एक जो कंडीशन है हमारे लिए वो समझने की, कि अगर मान लीजिए ए फर्म अपने प्राइजेस को बढ़ाती है, इसने अपने प्राइजेस को बढ़ा दिया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या बाकी की मार्केट की अगर फर्म्स की बात करें, कि अगर बाकी मार्केट में कोई बी सी डी इस तरीके की फर्म्स जो है वो काम कर रही हैं, तो क्या ये फर्म इस फर्म को फॉलो करेंगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये ए फर्म जो है अपने प्राइजेस को बढ़ाएगी, तो जो बाकी फर्म है मार्केट की वो अपने प्राइजेस को नहीं बढ़ाती, क्योंकि उन्हें पता है कि जो प्रोडक्ट वो सेल कर रही है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। और जैसे ही ए फर्म अपने प्राइजेस को बढ़ाएगी, ए के जितने भी कस्टमर है वो उसको छोड़कर जो आपके पास बी सी और डी फर्म है उनके पास वो आ जाते हैं। तो बी और सी और डी जो फर्म है हमारे, उसके जो उनकी सेल है वो बढ़ जाती है, और ए की जो यहाँ पर सेल है, जिसको हम बोलते हैं कि ए की जो सेल होगी वो लगभग आपके पास 0 हो जाती है। ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए ए जो फर्म है वो अपने प्राइजेस को कम करती है, वो अपने प्राइजेस यानी कि कीमत को अगर कम करेगी, तो मार्केट के जितने भी फर्म है बी सी और डी, ये सभी भी क्या करेंगी, जिनको ये अपनी भी कीमत के अंदर कमी कर देंगी, ताकि जो ए फर्म है अगर वो अपनी जो सेल है, अपनी जो डिमांड थी गुड्स की, अगर उसको बढ़ाना चाहती है और उसके लिए उसने क्या करे, जो उसकी कीमत थी उसको कम कर दिया, तो बाकी जो मार्केट की फर्म्स हैं वो भी अपनी कीमत को क्या करेंगी, कम करेंगी, और जो ए फर्म को प्रॉफिट मिलने चाहिए थे वो प्रॉफिट इसको नहीं मिल पाते हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई ए फर्म है और ये ए फर्म क्या है, मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करती है। बाकी मार्केट के अंदर और भी फर्म है जैसे बी सी और डी फर्म है। ए फर्म चाहती है कि इस मोबाइल फोन की जो सेल्स को बढ़ाया जाए, इसकी वो बिक्री को बढ़ाना चाहती है। तो इसके लिए क्या कर सकती है कि जो इसकी कीमत है उस कीमत को ये कम करती है। अब जो मार्केट की बाकी फर्म्स हैं, जैसे हम बी सी और डी फर्म की बात करें, तो ये सभी भी क्या है, सेम इसी मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करती है, यानी कि ये क्या है, एक होमोजीनियस गुड है।
जिसके कलर, वेट, क्वालिटी के अंदर कोई भी डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो ए फर्म क्या करती है, अगर वो प्राइसेस को कम करेगी सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो मार्केट की जो बाकी फर्म्स हैं ये भी इसको फॉलो करती हैं और ये भी अपने प्राइसेस को क्या कर देंगी, कम कर देंगी। कि मान लीजिए अगर ए ने अपने प्राइसेस को 10% कम किया, तो मार्केट के अंदर जितनी भी फर्में हैं वो भी अपने प्राइसेस को 10% तक कम कर देंगी, ताकि उनकी जो सेल है वो पहले के जैसी बनी रहे। इसकी अपोजिट कंडीशन क्या हो सकती है, इसकी अपोजिट कंडीशन हो सकती है कि ए फर्म जो है वो इसी मोबाइल फोन के प्राइसेस को अगर वो बढ़ा दे, यानी कि अगर उसकी कीमत को बढ़ा देती है, मान लीजिए उसने 20% अपनी जो प्राइस है उसको इंक्रीज कर दिया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मार्केट की बाकी फर्में हैं, बी, सी और डी फर्म जो हैं, वो कभी भी इसको फॉलो नहीं करेंगी और वो प्राइसेस को कभी भी इंक्रीज नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही ए फर्म ने अपने प्राइसेस को बढ़ाया है, ए के जो कस्टमर थे वो इसको छोड़कर आ जाएंगे जो बाकी मार्केट की फर्म्स हैं उसके पास, और ए की जो प्राइस बढ़ाने के कारण जो इसके गुड्स की डिमांड थी ए फर्म की, वो क्या हो जाएगी, कम। तो ये होता है हमारे पास अगर प्रोडक्ट आपका होमोजीनियस हो। दूसरा केस क्या हो सकता है ओलिगोपोली के अंदर, कि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपके पास डिफरेंशियल प्रोडक्ट हो, यानी कि वस्तु विभेद हो। कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट इस टाइप के होते हैं कि इनका जो कलर है उसके अंदर डिफरेंस हो सकता है, जो इनका वेट है उसके अंदर डिफरेंस हो सकता है, क्वालिटी के अंदर डिफरेंस हो सकता है, या आप और किसी तरीके से जो फर्म है उनके प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन पाया जाता है। कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए फर्म है, बी है, सी है और एक डी फर्म है। ये सभी क्या है, किसी गुड का प्रोडक्शन करते हैं, बट ये जिन गुड का प्रोडक्शन करेंगी उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो पाया जाता है, वस्तु विभेद पाया जाता है। कि जो प्रोडक्ट ये डिफरेंट जो बनाएंगी उनके अंदर क्या तो इनके वेट में डिफरेंस होगा, या इनकी क्वालिटी के अंदर डिफरेंस होगा, या इनका जो ब्रांड है उसके अंदर यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ये अपना जो प्राइस है उसको एज ए मोनोपोली जो है वो ले सकती है, क्योंकि इसकी कुछ हद तक मोनोपोली मार्केट के अंदर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मान लीजिए एक हमारे पास कंपनी है हीरो की। हीरो क्या है, जो मोटरसाइकिल है उसका प्रोडक्शन करती है, बाइक का ये प्रोडक्शन करती है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक कंपनी है बजाज। बजाज भी किसका प्रोडक्शन करती है, बाइक का। उसके बाद एक कंपनी हमारे पास है टीवीएस। टीवीएस भी आपके पास बाइक का प्रोडक्शन ये करती है। तीनों ही अगर हम फर्म की बात करें तो स्पेशली अगर यहाँ पर हम इसके ब्रांड की बात करें तो इनका जो ब्रांड है वो अलग अलग है, और कोई भी जो कंपनी है वो एक दूसरे का ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो इनका एक लिमिटेड मोनोपोली होती है, हम कह सकते हैं कि इनका जैसे ब्रांड नेम है, तो ब्रांड नेम क्या है, एक मोनोपोली है। और इस मोनोपोली की कंडीशन है, यानी कि जो एकाधिकार की कंडीशन है, इसके अंदर जो फर्म है वो अपने प्राइसेस को एक लिमिट तक सेट कर सकती है, एक लिमिट तक जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंटली लेती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक्चुअल में जो आपका प्राइस बिहेवियर है वो किस टाइप का होता है, तो देखिए मोनो जो आपके पास ओलिगोपोली मार्केट है इसके अंदर प्राइजेज की दो लिमिट होती है। एक अपर लिमिट जिसको हम बोलेंगे मोनोपोली प्राइस, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं एकाधिकारी कीमत। जो आपके पास नीचे जो प्राइस होते हैं, लोअर जो आपके पास प्राइस होंगे उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि प्रतियोगी कीमत हम उसको बोलते हैं। और इसका जो डिफरेंस आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंस आता क्यों है। एक्चुअल में इसके ऊपर जो डिफरेंस पड़ता है वो इलास्टिसिटी के ऊपर इसका काफी रोल आता है, तो वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि थियोरेटिकली तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी ओलिगोपोली मार्केट है उसमें एक एग्जैक्टली प्राइस का डिटर्मिनेशन कर पाना जो है लगभग नामुमकिन होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ स्थितियां जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ कंडीशन हो सकती हैं। कि फर्स्ट तो आपके पास कंडीशन हो सकती है कि प्राइस इनस्टेबिलिटी मार्केट के अंदर पाई जाती है, कि जैसे ही जो है दो फर्म्स के अंदर प्राइस वॉर स्टार्ट होती है, कीमत जो युद्ध है वो अगर स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कीमत अस्थिरता यहाँ पर पाई जाएगी। दूसरा, आपके पास जो प्राइजेस हैं उनका सेटलमेंट हो जाता है कहां पर, इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। जैसे कि हमने दो अभी प्राइस लेवल देखे कि एक तो आपके पास क्या होता है अपर प्राइस लेवल, और एक होता है हमारे पास लोअर प्राइस लेवल। यानी कि एक तो आपके पास क्या था मोनोपोली का प्राइस लेवल था, दूसरा हमारे पास क्या था जो आपके पास कॉम्पिटेटिव प्राइस लेवल था वो हमारे पास इसके अंदर होता था। तो इन दोनों के अंदर की जो कंडीशन है इसके बीच में कहीं पर आपके पास
प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्राइस डिटर्मिनेशन। ये इस तरीके से जो है वो काम करता है। और इस इंटरमीडिएट जो प्राइस है इसका डिटर्मिनेशन होता है मार्केट फोर्सेस के कारण, जहां पर हम कह सकते हैं कि जहां पर आपके पास डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, वहां पर आपके पास क्या है, वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। उसके बाद एक जो है यहाँ पर वो ये है कि जो प्रिविलिंग प्राइस है, यानी कि मार्केट के अंदर जो प्रचलित प्राइस है जो चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, वही फर्म को क्या है एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसी के ऊपर जो है चीजें सेल की जाती हैं। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्राइस रिजिडिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कीमत दृढ़ता। अब ये कीमत दृढ़ता क्या है, और ये कंसेप्ट जो है वो सीवीजी ने, एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं पॉल स्वीजी, इन्होंने एक किंग डिमांड जो कर्व है उसके बारे में बताया। अब ये किंग डिमांड कर्व क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो इन्होंने मॉडल दिया था वो 1939 के अंदर इन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया था, और इसके अंदर जो इन्होंने बताया वो इलास्टिसिटी जो है गुड्स की उसको लेके बताया था कि जो अलग अलग कंडीशन है मोनोपोली और जो आपके पास ओलिगोपोली या कॉम्पिटिटिव जो कंडीशन हम देखेंगे उसके अंदर किस प्रकार की इलास्टिसिटी होती है, और कोई भी जो फर्म है उसके प्राइस क्यों रिजिड होते हैं, क्यों वो एक ही जगह के ऊपर दृढ़ होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट इन्होंने क्या है कुछ अजम्पशंस ली और उन अजम्पशंस के बेस पर हम इनकी जो थ्योरीज है उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। इनकी फर्स्ट अजम्पशन जो थी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई जो एक फर्म है, अगर वो अपने प्राइजेस को कम करती है तो मार्केट की जो जितनी भी फर्में हैं वो उसको फॉलो करेंगी, यानी कि वो उसके प्राइजेस को कम करेंगी। कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ए फर्म है, एक हमारे पास ये क्या है बी फर्म है, कि अगर ए फर्म जो है आपकी वो अगर प्राइजेस यानी उसकी कीमत को कम करती है तो बी फर्म जो है वो हमेशा इस ए फर्म को फॉलो करेगी और वो भी अपने प्राइस को क्या करेगी, कम करती है। तो फर्स्ट अजम्पशन का जो मीनिंग है वो ये होता है। सेकंड जो अजम्पशन है हमारे पास वो ये आती है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई भी जो फर्म है, अगर ए फर्म अपने प्राइस को बढ़ाएगी तो बी फर्म कभी भी उसको फॉलो नहीं करती है। कि अगर मान लीजिए ए फर्म ने अपनी वस्तु की जो कीमत है उसको इंक्रीज कर दिया तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो बी फर्म है वो कभी भी ए फर्म को फॉलो नहीं करेगी, वो कभी भी अपने प्राइजेस को नहीं बढ़ाती है। तीसरी एजम्पशन जो है कि जो आपके पास प्राइजेस हैं जो इक्विलिब्रियम लेवल हम निकालेंगे वो निकालते हैं प्रीविलिंग प्राइस के ऊपर, यानी कि बाजार के अंदर जो वस्तु की कीमत प्रचलित है उसी के ऊपर हम यहाँ पर इसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट एजम्पशन आती है वो आती है कि आपके पास जो हमेशा मार्जिनल जो कॉस्ट कर्व है वो हमेशा डॉटेड जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है उसके बीच में से यहाँ से जो है पास होता है। एक्चुअली क्या है जब हम बात करेंगे इस कर्व की तो उसके अंदर आपके पास जो डिमांड कर्व है वो जो है आपका कुछ इस टाइप का होता है, और जो आपके पास एमआर कर्व है वो आपका यहाँ तक, और उसके बाद ये आपके पास डॉटेड एरिया आ जाता है। तो इस डॉटेड एरिया में से ये निकलेगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो इसको आगे हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी तो ये आपको चीजें बेहतर समझ में आ जाएंगी। अब हम इसकी जो डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी हेल्प से हम जो किंग डिमांड कर्व है या ये क्या होता है, जो स्वीजी पॉल स्वीजी थे इनकी जो कंप्लीट थ्योरी है वो किस प्रकार की है, अब हम उसकी यहाँ पर स्टडी करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लिया है आउटपुट को, और जो ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने रिवेन्यू और कॉस्ट को लिया है। ये हमारे पास क्या है, एक टीडी डिमांड कर्व है। ये हमारे पास जो डीडी डिमांड कर्व है यहां से हम चीजों को एक एक करके अंडरस्टैंड करते जाएंगे कि ये जो हमारे पास डीडी डिमांड कर्व है ये डिमांड कर्व है ए फर्म का, कि जो ए फर्म है उसका ये डिमांड कर्व है, और ये शो करता है क्या कि इस कंडीशन के अंदर अगर ए फर्म अपने प्राइजेस को कम करती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मार्केट की जितनी और फर्में हैं वो फर्में इसको क्या करेंगी, फॉलो करेंगी और अपने प्राइजेस को वो कम करती है। कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई बी फर्म है तो बी फर्म भी अपनी जो कीमत है उसको कम कर देगी। अगर हम बात करें इसकी इलास्टिसिटी की तो इसकी इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास जो इलास्टिसिटी यहाँ पर लेस देन 1 आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, डी आपके पास डिमांड कर्व है। ये डी जो स्मॉल डी आपके पास डिमांड कर्व है ये भी आपके पास ए फर्म का है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर मान लीजिए इसने अपनी जो प्राइजेस है उसको चेंज किया तो ऐसी कंडीशन के अंदर कि मान लेते हैं इसने प्राइजेस को इंक्रीज करा तो मार्केट की जितनी भी फर्में हैं
वो कोई भी फर्म इसको फॉलो नहीं करेगी, कोई भी जो फर्म है वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती है। मान लीजिए आपके पास बी फर्म है, तो बी फर्म इस कंडीशन के अंदर अपने प्राइसेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं करती है, ये कंडीशन इसके अंदर आती है। अगर बात करें इसके अंदर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके पास ये पॉइंट है, इस ई पॉइंट के ऊपर आपके पास जो डिमांड कर्व है, वो फर्म का डिमांड कर्व बनता है। एक तो आपके पास इस तरीके से, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया एक तो, और एक आपके पास जो पॉइंट है वो ये है। तो आपके पास जो टोटल आपके पास डिमांड कर्व है वो बनता है इस टाइप से, डी, ई और डी, यानी कि ये आपके पास जो डिमांड कर्व है वो उसकी शेप होती है इस प्रकार से। और ये जो हमारे पास जहां से टूटा हुआ है, जहां से आपका पास जो डिमांड कर्व है मुड़ा हुआ है, इसी पॉइंट को हम कहते हैं किंक डिमांड कर्व। ये किंक पॉइंट हम इसको बोलते हैं। अगर हम बात करें इससे पहले की, यानी कि जो ये आपके पास पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कि यहां पर आपके पास जो इलास्टिसिटी है वो है ग्रेटर देन 1। अगर हम बात करें इस पॉइंट की नीचे वाले की, तो यहां पर आपके पास जो इलास्टिसिटी है वो आपके पास है क्या, लेस देन 1। यानी कि आपका जो एक ही फर्म का जो डिमांड कर्व है उसके अंदर दो इलास्टिसिटी किंक ने बताई थी कि ये आपके पास होगी ग्रेटर देन 1 और यहां पर आपके पास लेस देन 1 इलास्टिसिटी होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर जिसमें प्राइस और आउटपुट रखें कि वो की क्वांटिटी का प्रोडक्शन करता है, और इसके जो प्राइस या रिवेन्यू जो है वो ओपी लेवल के ऊपर होती है। अब इसका जो दूसरा डायग्राम है जिसके अंदर चीजें और ज्यादा डिटेल से हम समझ सकते हैं, उसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसका ओ एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, इसका ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है, और जो ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने रिवेन्यू या कॉस्ट को लिया है। अगर हम बात करें अब इसके डिमांड कर्व की, तो ये क्या है आपके पास, इसका डिमांड कर्व है जिसको हम डी, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ई, और ये हमारे पास डी है। तो ए फर्म का जो डिमांड कर्व है वो क्या बना यहाँ पर, स्मॉल डी, ई, और ये पॉइंट है हमारे पास डी। ये हमारे पास क्या हो गया, डिमांड कर्व है फर्म ए का। तो ये कंडीशन होगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अगर हमें इक्विलिब्रियम निकालना है तो इसके लिए हमें एक एमआर कर्व चाहिए, और जो फर्म है उसका एमआर कर्व क्या है, ये आपके पास पॉइंट है ए, बी, सी, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एफ। कि आपके पास जो ए फर्म है उसका एमआर जो कर्व है वो आपके पास क्या होगा, ए, बी, सी और एफ। ये इसके पास क्या हो गया, ये है एमआर कर्व किसका, फर्म ए का। और ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें कि इसका जो एमआर कर्व है वो इस प्रकार से कैसे होता है, तो अगर हम बात करें इसके जो आपके पास ये ए बी लेवल है, ये ए बी जो आपके पास एमआर कर्व है ये होता है आपके किसके अकॉर्डिंग, जब आपके पास डिमांड कर्व है वो डी ई के इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक एमआर कर्व जो है वो ड्रॉ करा था, और ये एमआर कर्व जो है वो आपके पास होता है ए बी लाइन के अकॉर्डिंग। दूसरा हमारे पास जो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी इलास्टिसिटी की, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है। दूसरी कंडीशन के अंदर आपके पास जो डिमांड कर्व है वो क्या आता है, वो हमारे पास इस कंडीशन में है ई से लेके डी तक, और इस ई से डी के बेस पर हमने एक एमआर कर्व खींचा जो कि आपके पास क्या है, सी से एफ तक की जो लाइन है ये आपके पास क्या है, यहाँ पर एमआर कर्व होता है। और ये आपके पास जब एमआर कर्व है तो इसके जो बीच का ये पार्ट है, कि अगर हम बात करें इस पार्ट की, तो ये हमारे पास क्या है, इसी को हम बोल रहे थे डॉटेड एरिया, कि आपके पास जो एमसी कर्व है वो इस डॉटेड एरिया से ही जाएगा, जहां पर हम गुड्स और गुड्स की जो क्वांटिटी है उसका, यानी कि वस्तु की जो उत्पादन की मात्रा है उसका निर्धारण करेंगे, और साथ में जो उसकी कीमत है उसकी कीमत का हम यहाँ पर निर्धारण करते हैं। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं ताकि जो बाकी चीजें हम यहाँ पर ड्रॉ कर पाए। तो ये हमारे पास क्या था, डिमांड कर्व है जिसको हम बोलते थे डी, ये ई, और ये हमारे पास क्या है, डी पॉइंट था, इसको हम कैपिटल डी लिखते हैं। तो एक बार मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। तो ये हमारे पास क्या है, डी डिमांड कर्व है, ये ए, बी, सी और एफ, ये हमारे पास क्या है, एमआर कर्व। तो ये हमारे पास एमआर कर्व हो गया। डिमांड कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, एआर कर्व भी बोलते हैं, ये हमने काफी बार मार्केट के अंदर डिस्कस किया है। तो उसके बाद क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक डॉटेड एरिया है, ये डॉटेड एरिया आपका बताता है एमआर कर्व को ही। तो अब हमें क्या है, इक्विलिब्रियम निकालना है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है सभी मार्केट के अंदर हमने पढ़ी है कि एक तो कि आपके पास एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, दूसरे पास हमारे पास एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है वो हर मार्केट के अंदर सेम होती है।
तो यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, एक एमसी कर्व चाहिए, और एमसी कर्व के केस के अंदर क्या है, यहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल इसका आ गया कि ये आपके पास क्या है, एमसी कर्व है, और ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं E1 पॉइंट। ये जो आपके पास E1 पॉइंट है जहां पर आपके पास MR और MC जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, इस पॉइंट के ऊपर जो है आपके पास क्वांटिटी और जो आपके पास प्राइस है उसका डिटर्मिनेशन यहाँ पर हो जाता है। और ये कंडीशन क्या है, ये आपके पास OQ आपने क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन करा, और यहाँ पर आपके पास OP क्या है, इसके प्राइजेस हैं। अब अगर यहाँ पर हम बाकी कंडीशन को थोड़ा सा एनालाइज करके देखें, तो फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करके देखते हैं, और वो ये है कि मान लीजिए ए जो फर्म है, ये जो ए फर्म है आपकी, वो अपने गुड्स के प्राइजेस को इंक्रीज करती है, यानी कि वो कीमत को बढ़ाती है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि इसने इस तरीके से यहाँ पर जो वस्तु की कीमत है उसको इंक्रीज करा, P से P1 तक इसने कीमत को बढ़ाया। तो अगर हम बात करें इसकी डिमांड की, तो इसकी डिमांड अगर आप यहाँ पर एनालाइज करके देखेंगे तो इसकी जो डिमांड है वो काफी कम हो जाती है। कितनी, ये आपके पास O से OQ से कम होकर कितनी हो जाए, OQ1 आपके पास डिमांड यहाँ पर कम हो गई। कब, जब आपने प्राइसेस को P से P1 पर इंक्रीज करा तो क्वांटिटी आपकी OQ से कम होकर OQ1 पर आपकी आ गई। तो ये कंडीशन इसके अंदर होती है कि आपने मान लीजिए प्राइसेस में चेंज किया था 20% का, बट यहाँ पर आपकी जो डिमांड चेंज हो गई वो आपके पास कितनी हो गई, 50%। तो क्यों, क्योंकि मार्केट की जितनी भी फर्में थी उन सभी फर्मों ने ए फर्म को फॉलो नहीं किया। बाकी मान लेते हैं कि आपके पास बी फर्म थी, तो बी फर्म ने अपने जो प्राइस थे उसको इंक्रीज नहीं किया, उसने प्राइस को नहीं बढ़ाया। तो ए जो फर्म के कस्टमर थे वो ए को छोड़कर कहां चले गए, जो आपके पास बी फर्म थी उसके पास। अब एक तो कंडीशन हमारे पास ये हो गई कि जो ए फर्म है उसके जो कस्टमर थे वो चले गए। अब अगर हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन को एनालाइज करके देखें कि दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, कि यहाँ पर जो फर्म है उसके प्राइस कितने थे, ओपी प्राइस इसने रखे, क्वांटिटी कितनी सेल करी, OQ। ई पॉइंट के ऊपर उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था जहां पर उसने क्वांटिटी और आउटपुट का डिटर्मिनेशन कर लिया। तो अगर मान लीजिए ए फर्म जो है वो चाहती है कि उसकी जो सेल है वो ज्यादा हो जाए, और इस कारण वो अपने जो प्राइस है गुड्स के उसको कम करती है, उसकी कीमत को कम कर देती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए उसने कीमत को कम कर दिया कि ये आपके पास उसने कीमत को कम करा कितना, OP1। कहां से, आपके पास कीमत कितनी थी OP, कम कर कर इसने कितने कर दी, OP1। मान लेते हैं इसने यहाँ पर जो चेंज करा है वो चेंज था इसका लगभग 30% का, कि 30% इसने अपनी जो कीमत है उसको कम कर दिया। बट अगर हम इसकी जो सेल है, जो इसकी बात करें क्वांटिटी की, तो इसकी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई, OQ1, यानी कि पहले कितनी सेल करी थी, OQ, प्राइस कम करने से कितनी हो गई, OQ1। तो इसमें अगर हम चेंज देखें तो इसमें जो चेंज आया है वो लगभग आपके पास, हम एज्यूम करके चलते हैं कि 15% का ये चेंज हमें देखने को मिला है। ऐसा क्यों हुआ, इसका पीछे का कारण ये है कि जब ए फर्म ने अपने प्राइस को कम किया तो बाकी मार्केट की जो फर्म्स है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो बी फर्म है वो भी क्या करती है, ए फर्म को फॉलो करेगी और अपने जो वस्तु की कीमत है उसको कम कर देती है, जो उसके प्राइस है उसको कम करेगी। और जो जब इसने प्राइस को कम किया तो ए फर्म जो है, जो बेनिफिट जो इसको मिलने चाहिए थी, जो लाभ इसको मिलने चाहिए थे, वो लाभ इसको नहीं मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो फर्म की स्ट्रेटेजी थी वो यहाँ पर गलत साबित होती है। और इसका कारण क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो इलास्टिसिटी होती है, और इलास्टिसिटी आपके पास <1 है, कि अगर जो फर्म है वो अपने प्राइसेस को ज्यादा कम भी कर देगी तो मार्केट के अंदर उसकी जो डिमांड है उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो बेनिफिट है वो बाकी की जो मार्केट की फर्म्स हैं उनको चला जाता है। तो ये हमारे पास इस तरीके का कंसेप्ट इसके अंदर आता है। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और अगर हम बात करें इसकी कि जब आपके पास जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम जो लेवल है, कब तक ये जो प्राइस है वो आपके पास स्टेबल रहेगा, कि अगर हम बात करें कि जो ऐसी कंडीशन के अंदर फर्म के प्राइस लेवल क्या होता है, तो उसको एक बार हम यहाँ पर डिटेल के अंदर देखते हैं। कि अब अगर मैं बात करूं इसके प्राइस रिजिडिटी की, तो इसके अंदर जो प्राइस रिजिडिटी होती है आपकी, वो होती है आपके, अगर हम बात करें कि ये आपके पास ओपी प्राइस है और इक्विलिब्रियम जो है वो इस E1 पॉइंट के ऊपर था, तो कभी भी जो फर्म का प्राइस है वो फर्म कभी भी अपने प्राइस को ना तो इंक्रीज करती है, कि ना ही तो अपने ओपी प्राइस है वो इंक्रीज करेगी, और ना ही ओपी प्राइस है वो कम करती है। क्योंकि प्राइस के इंक्रीज करने से भी उसको बेनिफिट नहीं होंगे, प्राइस को कम करने से भी जो उसकी सेल बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ती है।
तो ये जो आपके पास पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं किंक्ड पॉइंट, या किंक्ड पॉइंट इसको हम बोलते हैं, किंक बिंदु हम इसको बोलते हैं, जो कि आपके पास प्राइस रिजिडिटी को ये बताता है, यानी कि वस्तु की जो कीमत दृढ़ता है उसको बताता है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो अपने प्राइस को चेंज करना पसंद नहीं करेगी। और ये कंडीशन कब तक होती है? जब तक कि आपके पास जो एमसी कर्व है वो इस डॉटेड एरिया के अंदर होता है। कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक और एमसी कर्व जो हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास क्या है, MC1 है। और ये MC1 क्या बताता है कि जो फर्म की कॉस्ट है, अगर वो कॉस्ट कम हो जाती है तो भी जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम लेवल चेंज नहीं होता और फर्म हमेशा इस A2 के ऊपर अपना प्रोडक्शन करती रहेगी। क्वांटिटी पहले जितनी ही OQ, और जो प्राइस थे वो भी आपके पास कितने हैं, सेम OP आपके पास प्राइस इसके अंदर होते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर भी जो है फर्म अपना जो प्राइस है उसको हमेशा OP ही रखेगी। आपके पास जो ओलिगोपोली मार्केट है उसके अंदर नॉन कोलेसिव जो है, गैर गठबंधन जो है, उसके अंदर प्राइसेस रिजिडिटी पाई जाती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। और इस क्लास की क्वालिटी को हम किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशंस हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।